Hello dear students, today we are going to start a new and most important chapter of class 12 accountancy that is named as admission of a partner. जी हाँ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए नेम से क्लियर है कि एडमिशन होगा नए पार्टनर का, यानी कि नया पार्टनर बिजनेस फर्म में लाया जाएगा। और नया पार्टनर बिजनेस फर्म में लाने की जरूरत क्यों पड़ती है, नए पार्टनर से मेरा क्या मतलब है, पहले तो आप वो समझ लीजिए। देखिए दो पार्टनर्स हैं ऑलरेडी फर्म में, ए एंड बी, जो मिलकर अपना जो बिजनेस है वो चला रहे हैं। ठीक है, और इनको लगता है कि एक नया पार्टनर सी फर्म में हमें ऐड करना है, और दोनों एग्री करते हैं इस बात पे, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ सी को एज अ पार्टनर एडमिट कर लिया जाता है। बट हेयर पॉइंट टू बी नोटेड कि न्यू पार्टनर की नीड क्यों है। ठीक है, हमने जब पार्टनरशिप अपनी स्टार्ट की थी तो हमने ये जाना था कि पार्टनरशिप की नीड क्यों है, तो वही चीज अब न्यू पार्टनर की नीड इनको क्यों है, तो उस पर डिस्कस कर लेते। देखिए जो नया पार्टनर है वो तो या तो एक्सपर्टाइज अपनी लेकर आएगा, यानी कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस उसके पास है, कुछ ऐसी एक्सपर्टाइज उसके पास है जो पुराने पार्टनर्स के पास नहीं है, जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस वजह से नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन के इरादे से ऐसा हो सकता है, एक्सपेंशन के इरादे से, यानी कि जो नया पार्टनर है वो कुछ कैपिटल लेकर आएगा, यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा जिसके थ्रू वो अपना एक्सपैंड कर पाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट के इरादे से, यानी कि एक्सपेंशन के इरादे से भी नए पार्टनर को लाया जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी कैपेबल एम्प्लॉय को पार्टनरशिप में लाकर उसको मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही हो। यस, कई बार ऐसा फर्म्स में होता है कि वो मोटिवेशन देने के लिए जो एम्प्लॉयज है उनके हार्डवर्क को थोड़ा सा कह सकते हैं कि मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं कि उसको एज अ पार्टनर अपने फर्म में इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज मोटिवेशन भी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि नए पार्टनर को एडमिट करना है क्योंकि उसकी गुडविल, यानी कि उसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर किसी भी रेपुटेड पर्सन को आप अपने बिजनेस फर्म के साथ जोड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसकी गुडविल है वो आपकी फर्म की गुडविल में ऐड हो जाती है, और उसकी वजह से लोग आपकी फर्म को भी जानने लग जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो नया पार्टनर जोड़ने की कोशिश की जा रही है उसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है। ठीक है, तो रेपुटेशन फर्म या फिर रेपुटेशन पार्टनर को अपने फर्म में ऐड करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से नया पार्टनर फर्म में एडमिट किया जाता है। तो अब जो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर हम कुछ चीजें, यानी कि कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसेप्ट विल बी अबाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जी हाँ, आप यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीखेंगे, जस्ट बिकॉज देखिए ए और बी पहले पार्टनर थे और 100 रुपीज का जो प्रॉफिट था वो आपस में डिवाइड कर लेते थे, मान लीजिए 1:1 में करते थे। ठीक है, इक्वल डिवाइड हो जाता था। बट अब जब सी आएगा, प्रॉफिट तो उतना ही है, सी आएगा तो वो अब प्रॉफिट का जो तीसरा हिस्सा है, यानी कि प्रॉफिट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा और वो सी को भी मिलेगा। और जो सी को मिलेगा तो आप देखिए कि अगर प्रॉफिट उतना ही है तो ए और बी में से वो पार्ट निकलेगा, यानी कि अगर ए और बी पहले 50-50 ले रहे थे तो अब वो थोड़ा कम लेंगे और उसमें से जो पार्ट है वो सी को दिया जाएगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि सिर्फ एक ही पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस आए, दूसरे में ना आए। ठीक है, तो ये डिफर करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। आपको सिचुएशंस दी होंगी कि नया जो नए पार्टनर है वो कितनी रेशो के लिए या फिर कितने शेयर के लिए फर्म में आ रहा है, या फिर ऐसा होगा कि कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, दोनों पार्टनर मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर एक ही पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उन सब क्लूज के बेसिस पे हम लोग अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसमें वही अपना रिजर्व एंड सरप्लसेस के बेसिस पे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे नए पार्टनर के आने पर, जो आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। आप इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे, इसमें ट्रीटमेंट जो गुडविल का है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी कि जो आपने अभी लास्ट चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर ही अप्लाई हो रहा है। अब जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम पे है वहां पे आपका जो गुडविल का ट्रीटमेंट है उसमें भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे रिवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा वो कुछ उसका बेसिक पार्ट्स थे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लेवल हमारा इंक्रीज हो जाएगा, रिवोल्यूशन के बारे में हम स्टडी करेंगे।
और रिवोल्यूशन के बाद ही आपके पास यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स को लेकर टॉपिक्स रहेंगे जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो रहेगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर डिस्कशन कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन का मतलब ये है कि जो क्लूज दिए होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो आपको मैं 4 to 5 केसेस बताऊंगी जिसके बेसिस पे आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इजीली सॉर्ट हो जाएगी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई कैन एश्योर यू फॉर दैट। बट द पॉइंट इज कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेकर चलनी है, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी पे फोकस करना है, क्रैम नहीं करना है कि ये लिखा होगा तो हम ये कर लेंगे, ये लिखा होगा ये कर लेंगे। जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड देन अप्लाई। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सीखने वाले हैं। तो देखिए कुछ केसेस की मैं बात करती हूँ यहाँ पर। देखिए इस टॉपिक को अपना टिप्स पे कर लीजिएगा, जस्ट बिकॉज ये टॉपिक आपके इस चैप्टर में तो हर क्वेश्चन में काम आएगा ही आएगा, इवन आगे के कुछ चैप्टर्स में भी ये वर्कआउट होगा और आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरह से निकालते हैं। देखिए फर्स्ट केस में लेकर चल रही हूँ कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और सी को उन्होंने बोला होगा कि सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि ए और बी ऑल्ड पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और सी जो है वो 1/5 शेयर जो है वो प्रॉफिट का लेगा फॉर बीइंग एडमिटेड एज अ पार्टनर। तो अभी क्या होने वाला है कि हमें बनानी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे लेट करना है, लेट शेयर टोटल शेयर 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम 1 ले लेते, अगर परसेंट में दिया होता तो हम 100 ले लेते। तो लेट टोटल शेयर 1, सी का शेयर कितना है 1/5। ठीक है, तो आप यहां से निकाल लीजिए रिमेनिंग कितना बचता है, 1 माइनस 1/5। ठीक है, तो 1 माइनस 1/5 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/5। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये सॉर्ट करना आता है। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास जो रिमेनिंग शेयर आया है वो आया है 4/5। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या सॉर्ट किया कि टोटल जो शेयर है आपके पास वो है 1 और आपके पास सी का शेयर था 1/5 जिसमें से रिमेनिंग शेयर आपका 4/5 है। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग मतलब किसका, टोटल 1 था, सी का निकाल दिया, बाकी का बचा वो किसका होगा, यस ए एंड बी का। ठीक है, जो ए और बी का शेयर है ये 4/5। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है इन दो के अलावा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इन दो के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा रिमेनिंग शेयर है वो ए और बी का शेयर है, ये तो पता ही है। लेकिन वो ए और बी वो 4/5 को किस तरह से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिंपल सी बात है, आपको 4/5 यानी कि इतना शेयर है जिसको आपने 3:2 में डिवाइड करना है। ए को जो देना है वो कितना देना है 4/5 का 3/5 पार्ट। ठीक है, ऐसे ही बी को आपने कितना देना है 4/5 का 2/5 पार्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से आप सॉर्ट कर लोगे। यहाँ पे आपके पास आ गया 12/25, यहाँ आपके पास आ गया 8/25। ये जो आपका निकला है वो ए का न्यू शेयर है और ये जो आपका निकला वो बी का न्यू शेयर है। सी का शेयर आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1/5। बट यहाँ पे जब हमें रेशो निकालनी है, देखिए रेशो निकालने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वो इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो आपके पास ए का शेयर कितना आया 12/25, बी का शेयर कितना आया 8/25 और सी का शेयर कितना है 1/5। क्या ये इक्वल है, देखिए ए और बी का डिनोमिनेटर 25 है और सी का जो शेयर का डिनोमिनेटर है डेट इज 5, तो इट इज नॉट इक्वल। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे आपको ये देखना है कि 5 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये भी 25 आ जाए, ठीक है। या फिर आप इसको एलसीएम लेकर कर सकते हैं, जैसा मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे मेथड। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि 25 आपको लाना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो मेरे पास जो आ जाएगा डेट विल बी 12/25, 8/25 एंड 5/25। तो माय रेशियो विल बी 12:8:5, ठीक है। एंड दिस विल बी माय न्यू रेशियो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बोल दूंगी ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जिसकी बेसिस पे आगे पार्टनर्स ए, बी और सी अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो शेयर करने वाले हैं। तो ये तो था डियर स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट केस। इसमें कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। इसके बाद मैं चलूंगी सेकंड केस पे। देखिए मैं आपकी सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको यहाँ बता रही हूँ। अगर आपको ये जो केसेस हैं वो क्लियर हो गए तो आप इसमें जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट केस पर। चलिए देखिए जो हमारा सेकंड केस है, यानी कि सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है एज इट इज, 1/5 शेयर उन्होंने बोला है कि सी का है रहेगा, तो वो एज इट इज है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। बट यहाँ पर जो आपको गिवन है इंफॉर्मेशन, इसमें आपको एक और क्लू इन्होंने ऐड कर दिया है कि जो ये 1/5 शेयर है विल बी एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। अब देखो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इतना सा चेंज किया है कि जो 3:2 रेशो है ओल्ड और सी का जो नया शेयर है वो 1/5, लेकिन जो ये 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है वो ए और बी से एक्वायर कर रहा है। एक्वायर करना मतलब लेना, ठीक है। ए और बी से एक्वायर कर रहा है और इक्वली कर रहा है, यानी कि जो ये 1/5 शेयर है उसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दोगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे कि वो इक्वल पार्ट्स में ए और बी से ले रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि ए से कितना एक्वायर किया है, मतलब ए से कितना लिया है, एक्वायर्ड फ्रॉम ए, और सेकंड रहेगा आपका एक्वायर्ड फ्रॉम बी। तो अभी वो बोल रहे हैं कि 1/5 का हाफ, यानी कि क्योंकि इक्वल कह रहे हैं ना, तो दो पार्टनर से ले रहा है तो 1:1 में ले रहा होगा, 1:1 में मतलब हाफ हाफ ले रहा होगा। तो 1/2 ए से ले रहा है और ऐसे ही इसका 1/2 ले रहा है वो बी से। तो ए से लिया 1/10 और बी से भी लिया उसने 1/10। तो देखिए इस तरह से आपकी रेशो न्यू रेशो क्या निकलेगी और कैसे निकलेगी। यहाँ पे अब हम बात करते हैं ए के न्यू शेयर के बारे में। ए का जो न्यू शेयर है वो क्या होगा, कैसे चेंजेस आएंगे ए के न्यू शेयर में। पहले ए का न्यू पुराना जो शेयर था वो कितना था, 3/5। कितना था, 3/5, ठीक है। और 3/5 में से इसने 1/10 शेयर जो है वो दे दिया है किसको, सी को। किसको दिया है, सी को। तो 3/5 में से जब वो 1/10 सी को दे देगा तो वो इसके में से माइनस हो जाएगा और जो बचा वो बन जाएगा ए का न्यू शेयर। देखिए ठीक है, आपके पास ए का न्यू शेयर आ गया है 5/10। तो ऐसे ही हम बी का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। आई गेस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यू शेयर इस केस में कैसे निकालना है। जल्दी से निकालिए बी का न्यू शेयर कितना बनता है, ट्राई योरसेल्फ। कैसे निकालेंगे, मैं रुक रही हूँ फिलहाल, जल्दी से निकालिए बी का न्यू शेयर। 2/5 ओल्ड शेयर था और सी को दे दिया 1/10, तो बी के पास कितना बचा, एलसीएम लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम आ गया 10 आपके पास, 5 2s 2 2s 4 एंड हियर इट इज 3/10। तो यहाँ पे जो बी है उसका न्यू शेयर आया है 3/10। ए का न्यू शेयर 5/10, बी का न्यू शेयर 3/10 और सी का जो शेयर था वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि सी को मिलने वाला है 1/5। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया वो ये कि आपको डिनोमिनेटर्स इक्वल, यानी कि जो इसका हर है नीचे वाला पार्ट है वो इक्वल रखना पड़ता है, तो तभी आप अपनी रेशो को सॉर्ट कर पाओगे। तो आपको क्या करना है,
ए का न्यू शेयर कितना था 5/10, बी का न्यू शेयर कितना था 3/10 और सी का न्यू शेयर आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, तो 1/5। तो 1/5 जो है आपके पास, डिनोमिनेटर आपने इक्वल करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आपको इसको 10 बनाना है, 5 को बनाना है 10, और वो बनाने के लिए आपको इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना बताया है, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको ये भी बता देती हूँ कि एलसीएम के थ्रू कैसे निकलती है ये चीज। देखिए 5/3, 3/10 और 1/5 था आपके पास, एलसीएम आ जाएगा 10। ठीक है, तो 5, 3, 5 2 10, तो यहाँ से आपकी न्यू रेशो आ जाएगी। ये आप पर डिपेंड करता है आपने कैसे निकालना है, कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके या फिर एलसीएम लेकर, बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपके सेकेंड केस में निकल जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंड हियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 5:3:2। देखिए कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं था। आपके पास सी का शेयर दिया हुआ था, ये बताया हुआ था कि ए और बी से वो इक्वली ले रहा है, तो हमने उसके शेयर को इक्वली डिवाइड कर लिया और ए और बी में से, उनके पुराने शेयर में से वो शेयर निकाल दिया। ठीक है, और जो सी का शेयर है उसके डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया एज पर ए एंड बी, और आपके पास आ गई है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दैट वाज क्वाइट सिंपल। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा इस टाइम पे आपको। नेक्स्ट केस पर चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट केस में थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज। देखिए थर्ड केस मैं यहाँ पर लेकर चल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में। 3:2 ऑल रेशो है, दैट विल बी सेम। सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, दैट विल रिमेन सेम। और मैं यहाँ पे जो चेंज कर रही हूँ वो इतना सा कि विल बी एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इक्वली की बजाय अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एंड द रेशो ऑफ 2:1। ठीक है, यहाँ पे मैंने इक्वली की जगह चेंज क्या किया कि 2:1 की रेशो में वो ए और बी से एक्वायर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये 1/5 शेयर पहले हाफ ऑफ ले रहा था, यानी कि 1:1 की रेशो में ले रहा था एक दूसरे से, अब किस रेशो में ले रहा है 2:1 की रेशो में। तो 2:1 की रेशो में जब वो लेगा तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पर। 1/5 को 2:1 में डिवाइड करना है, यानी कि एक आ जाएगा आपका 2/3 पार्ट, और यहाँ आ जाएगा 1/5 का 1/3 पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप 2:3 में डिवाइड कर देंगे। इट इज 2/15 एंड 1/15। ठीक है, ये आपके पास आ गया कि जो उसने ए से एक्वायर किया, ए से कितना एक्वायर कर रहा है वो 2/15, बी से कितना एक्वायर कर रहा है वो 1/15। ठीक है, तो अभी आगे का जो प्रोसेस है ना वो आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो लास्ट केस में हमने प्रोसेस किया वही सेम रहेगा। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसको, साथ के साथ वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है कि जो इसने एक्वायर किया है उसके पुराने शेयर में से डिडक्ट हो जाएगा। जल्दी से खुद ट्राई करके देखिए और फिर उसके बाद मैच कीजिएगा कि आपका सही आ रहा है। 3/5 माइनस 2/15, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2/5 माइनस 1/15। तो हियर इट इज 7/15 5/15। ठीक है, और जो सी है उसका शेयर आपके पास ऑलरेडी है क्वेश्चन में, तो सी का शेयर आपके पास है 1/5। तो आप अब क्या करने वाले हैं इसके लिए, डिनोमिनेटर अब ए और बी के अकॉर्डिंग हम सी का जो डिनोमिनेटर है वो भी एडजस्ट कर लेंगे। ए का है आपके पास 7/15, बी का है आपके पास 5/15 जो आपका न्यू शेयर आया है, और सी का आपके पास है 1/5। तो अभी आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है, यानी कि ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई होगा और आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 7:5:3 की रेशो। ठीक है, आई गेस दैट वाज क्वाइट सिंपल। You can try it yourself
कोई ज्यादा चेंजेस नहीं थे लास्ट केस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, होप सो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट केस पे। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी केस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। हर एक केस करने के बाद अपने बुक से 1-2 क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा, इसका प्रैक्टिस करके देखिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस पे, फोर्थ केस। देखिए नेक्स्ट केस में मैं फिगर्स ऑलमोस्ट फिर से सेम ले रही हूँ। ए और बी ओल्ड रेशो है 3:2 और सी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर, दैट इज 1/5। अब देखिए 1/5 शेयर के लिए एज अ न्यू पार्टनर उसको एडमिट किया गया, बट अब सी जो एक्वायर कर रहा है, या फिर मैं बोलूँ कि ए और बी सी को दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं? दे आर गिविंग एज 3/20 दे रहा है ए और 1/20 दे रहा है बी। ठीक है, ये चीज आपके पास क्वेश्चन में गिवन है इस केस में कि इसका 3/20 ए दे रहा है और 1/20 दे रहा है बी। देखिए कई बार बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जिस तरह से हमने वो रेशो वाला पार्ट किया था कि ए ने इतना एक्वायर किया तो मल्टीप्लाई किया, पहले वो निकाला कि ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है, और फिर उसके बाद जाके उनके पुराने शेयर में से डिडक्ट कर दिया। इस तरह की कंफ्यूजन बच्चों को आती है, तो आप यहाँ पर ये चीज चेक कर सकते हैं। आप चेक करिए कि जो ये 3/20 का पार्ट दे रहा है और ये दे रहा है 1/20, इसका टोटल कितना है? दैट इज 4/20 मीन्स 1/5। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका 1/5 बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको जो वो मल्टीप्लिकेशन है वो करके दी हुई है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिडक्ट करना है कि ए का जो पुराना शेयर था दैट वो था आपके पास 3/5, जिसमें से उसने 3/20 दे दिया है सी को। ऐसे ही जो बी का पुराना शेयर था वो था आपके पास 2/5, जिसमें से उसने 1/20 दे दिया है सी को। तो यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना देने के बाद उनके पास कितना बचा। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉर्ट कीजिए। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 9/20, 7/20 एंड सी का जो शेयर है वो आपके पास 1/5 है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4/20। So here the new profit sharing ratio will be 9/7/4. That's it. ठीक है, देयर वाज अ सिंपल चेंज कि यहाँ पे आपके पास रेशो की बजाय दी हुई थी फ्रैक्शन, और आपने ये चेकआउट जरूर करना है कि आपको डायरेक्ट माइनस करना है या मल्टीप्लाई करके करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ बच्चे रट्टा लगाते हैं, तो आप ये यहाँ से ऐसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में डायरेक्ट माइनस करना था। ठीक है, ये था हमारे पास फोर्थ केस अबाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। होपफुली अभी तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी। थोड़े से माइनर से चेंजेस हैं और उसकी वजह से हमारी माइनर से कैलकुलेशंस में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट जो आपके पास केस रहेगा फिफ्थ केस, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। वो केस थोड़ा सा ज्यादा नहीं मैं कहूंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है नया सीखने के लिए। अदरवाइज अगर आप उसको आराम से स्टेटमेंट को समझते हुए करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन, ए और बी ओल्ड रेशो 3:2। नाउ दे आर सेइंग ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, साथ में आपके पास बोला हुआ है बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या ध्यान से समझने की जरूरत है। एक तो ये वर्ड, इस पे जरूर फोकस कीजिएगा कि वो बोल रहे हैं कि ए सरेंडर कर रहा है 1/5 पार्ट, बट किसका 1/5 पार्ट? ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5
5th पार्ट। तो यहाँ पे आप निकालेंगे ए ने कितना सरेंडर किया। ए सरेंडर्स 1/5 पार्ट। पहले उसके पास शेयर कितना है 3/5। 3/5 का 1/5 वो सरेंडर कर रहा है। ठीक है, तो 3/5 का 1/5 निकाल के आ जाएगा आपके पास 3/25। ऐसे ही बी सरेंडर कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना है 2/5 ही है, तो 2/5 ऑफ हिज शेयर ये आ जाएगा 4/25। मीन्स ए सरेंडर कर रहा है 3/25, बी सरेंडर कर रहा है 4/25। तो व्हाट विल बी द न्यू शेयर हेयर। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आप लोगों के पास सी का शेयर भी नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, यानी कि सी का न्यू शेयर आपको इस क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, जहां पे ये लोग सरेंडर की वैल्यूज बता रहे होंगे कि हमने कितना सरेंडर किया है। तो आपको सी का न्यू शेयर निकालने के लिए ये फिगर्स उठानी है कि ए ने सरेंडर किया 3/25 और बी ने सरेंडर किया है 4/25। तो बी टोटल सी को कितना मिल गया है यहाँ पे 7/25। तो ये जो 7/25 है ये आ जाएगा आपके पास सी का शेयर। ठीक है, बट हमें यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है, और न्यू शेयरिंग रेशो निकालने के लिए आपके पास ए और बी का न्यू शेयर होना भी जरूरी है। तो ए और बी का न्यू शेयर निकालना, दैट विल बी बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस। सी आपके पास ओल्ड शेयर इतना था 3/5, इसमें से सरेंडर यानी कि इसने कितना दे दिया सी को 3/25, तो बाकी का बचा हुआ इसका न्यू शेयर आ जाएगा कि ए का न्यू शेयर कितना बचा। देखिए 3/5 माइनस 3/25, तो यहां आपका निकल जाएगा ए का न्यू शेयर। दैट विल बी 12/25। ठीक है, बी का न्यू शेयर निकालिए जल्दी से। बी का न्यू शेयर आपके पास कितना आएगा, पहले कितना था 2/5, और अब बी का कितना सरेंडर कर दिया है बी ने 4/25। तो 4/25 सरेंडर करने के बाद बी के पास कितना बचता है, यानी कि उसका न्यू शेयर कितना रह जाएगा, दैट इज 6/25। ठीक है, ए का न्यू शेयर है 12/25, बी का न्यू शेयर है 6/25 और सी का जो शेयर है दैट इज 7/25। So your new profit sharing ratio here will be 12, 6, 7. Quite easy. ठीक है, आई डोंट थिंक सो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए। कोई भी आ रही है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी आप लोगों को। दैट वाज अवर नेक्स्ट केस रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, इसके बाद कुछ एक केस और है जो हमारा बिल्कुल सिंपल सा केस है, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, इट इज पॉसिबल कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसा एग्री किया है कि जो सी को शेयर दिया जा रहा है वो सिर्फ एक ही पार्टनर दे रहा है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि सी का जो शेयर है दैट इज 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और जो ये सी का शेयर है वो कौन दे रहा है, ये आपको दे रहा है होली ए। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में लिखा होगा कि होल दिस शेयर वाज टेकन बाय सी होली फ्रॉम ए, या फिर हो सकता है होली फ्रॉम बी, कि वो पूरा का पूरा ए से ले रहा है या फिर पूरा का पूरा वो बी से ले रहा है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपकी कैलकुलेशन और भी ज़्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट पे इम्पेक्ट पड़ने वाला है और आपको उसको कुछ करना भी नहीं है ज़्यादा। देखिए, अगर वो ए से ले रहा है सारा शेयर तो ए का न्यू शेयर कितना बन जाएगा, दैट वाज ए का शेयर कितना था 3/5, सी ने पूरा शेयर ए से लिया अपना, सी का शेयर 1/5 था, तो ए का शेयर अब कितना बचा, दैट इज 2/5। अब देखिए बी से उसने कुछ नहीं लिया तो बी के शेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बी के शेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो बी का शेयर एज इट इज सेम आ जाएगा 2/5, क्योंकि बी से कुछ नहीं लिया गया है तो 0 माइनस मीन्स 2/5 विल बी बीज न्यू शेयर। ठीक है,
ऐसे ही जो सी का शेयर है वो आपके पास ऑलरेडी है, डेट इज 1/5। तो आपके पास यहाँ पे रेशो आ जाती है 2:2:1। ठीक है, तो हेयर न्यू रेशो विल बी 2:2:1। So these were some cases regarding new profit sharing ratio. I think आपको ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कोई प्रॉब्लम है, आई एम अगेन सेइंग, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इन केसेस के साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और कवर अप करा देती हूँ, दैट इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, अब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है, पहले इस कंसेप्ट को समझिए कि सेक्रीफाइसिंग मीन्स जब आपका न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर हो रहा है। देखिए, सबसे पहले वही कंसेप्ट कि 100 रुपीज का प्रॉफिट था, ए और बी आपस में ले रहे थे, मान लीजिए जो प्रॉफिट्स थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। बट जब सी एज अ न्यू पार्टनर आ गया है तो वो भी तो डिमांड करेगा प्रॉफिट की, विदाउट प्रॉफिट तो नहीं आएगा। तो अब जब ये प्रॉफिट 100 है, ए और बी 50-50 ऑलरेडी ले रहे थे, कुछ भी नहीं रखा था, तो अब इन्हीं में से तो सी को मिलने वाला है। ठीक है, तो जो सी को मिलने वाला है अल्टीमेटली वो ए और बी से मिलने वाला है, यानी कि ए और बी अपना कुछ पार्ट प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करेंगे तभी सी को मिल पाएगा। तो वो जो सेक्रीफाइस करते हैं उसकी हम निकालते हैं रेशो, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो। यस डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सेक्रीफाइसिंग रेशो क्वेश्चंस में आगे निकालनी पड़ेगी। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो की रिक्वायरमेंट रहेगी। और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमने लास्ट चैप्टर में भी सीखा था कि हमें चाहिए होती है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों। जनरली आपके पास इसमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन होगी और न्यू रेशो निकालनी होगी। ठीक है, तो जब ओल्ड रेशो आपके पास गिवन है, ओल्ड रेशो इज गिवन, मान लीजिए 3:2 है, और न्यू रेशो आप क्वेश्चन में निकाल चुके हैं कि न्यू रेशो आपके पास 1:1:3 है, तो इन दैट केस आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या रहेगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो का आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो आपने यहाँ करना है, ए और बी सेक्रीफाइस करने वाले क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया यहाँ पर, ओल्ड रेशो आपकी क्या थी 3/5, न्यू रेशो आपके पास क्या है 1/5। देखिए बी की, ए की न्यू रेशो क्या है आपके पास 1/5। तो जो ए सेक्रीफाइस कर रहा है डेट इज 2/5, और ऐसे ही बी का सेक्रीफाइस आप निकालिए, बी का है 2/5 माइनस हियर इट इज 1/5। तो यहाँ पे बी का सेक्रीफाइस आता है 1/5, तो जो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो रहेगी दैट विल बी 2:1। दिस इज क्वाइट क्लियर, 2:1 विल बी योर सेक्रीफाइसिंग रेशो हियर। ठीक है, अभी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है आपके पास ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दी हुई है और आप तब निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके कुछ इजी टिप्स या फिर मैं कहूँ कि हैक्स मैं बताऊंगी आप लोगों को कि आप किस तरह से इजीली इसको निकाल पाते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना अंडरस्टैंड कीजिए कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कुछ ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके निकलती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉर्ट करने हैं और न्यू रेशो निकालनी जरूर अच्छे से टिप्स पे कर लीजिएगा, बिकॉज विदाउट न्यू रेशो आप लोगों के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो इनको टिप्स पे कीजिए सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। यस, जो गुडविल का ट्रीटमेंट है आपके ये हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में काम आने वाला है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के, और इसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ वेज रहेंगे जो डिफर करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो साथ के साथ सॉर्ट कर लीजिए। देखते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।